जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी के अंतर्गत पे जो जीएस पेपर थर्ड है मॉर्निंग शिफ्ट के अंतर्गत पे हुआ है 28 सितंबर 2023 को। ठीक है, इसमें बात करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर पूछी गई हैं जनरल स्टडी जीएस पेपर थर्ड में। और अगर आप अदर स्टेट से हैं और यूपीपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस रिलेट हो जाता है। ठीक है, जैसे अब 2024 का प्रिपरेशन करें तो 2023 में कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, इस आधार पर भी आपको प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। देखिए, न्यू बिगिनरों के लिए थोड़ा सा बेसिक सा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पे किसकी बात कही जा रही है। टोटल अगर अंकों की बात करेंगे तो 200 नंबरों का पेपर होता है, 3 घंटा मतलब 180 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। ये चीज समझ गए। अब इसमें क्वेश्चनों की संख्या, वेटेज क्या दिया जाता है, सबसे पहले बात करते हैं इसमें टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं। 20 क्वेश्चन होते हैं। पार्ट ए और पार्ट बी में बटा होता है। जैसे कि खंड अ खंड बी कहा गया। पार्ट ए के अंतर्गत पर आपको क्या है, शॉर्ट टाइप आंसर लिखना है, लघु उत्तरीय आंसर लिखना है 125 शब्दों में। और पार्ट बी के अंतर्गत पर आपको क्या करना है, उसके बाद में 10 क्वेश्चन होते हैं जिसके अंतर्गत पर आपको लॉन्ग टाइप आंसर देना है 200 शब्दों में। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में या दोनों मीडियमों के बेस में आप लिख सकते हैं। और एक चीज का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहां पर इसके अंतर्गत क्या होता है कि बेसिक से बात करेंगे। पार्ट ए में यहां पर लिख देता हूं, पार्ट बी हो गया। पार्ट ए में 10 क्वेश्चन होते हैं, पार्ट बी में भी 10 क्वेश्चन होते हैं। पार्ट ए के अंतर्गत पे 125 शब्द लिखना होता है, पार्ट बी के अंतर्गत पे 200 शब्दों पर आपको आंसर लिखना होता है। पार्ट ए है शॉर्ट टाइप आंसर और पार्ट बी है लॉन्ग टाइप आंसर आपको लिखना है। ठीक है, अगर पार्ट ए की बात करें तो 8 नंबर का पर एक क्वेश्चन होता है और 80 नंबर के पार्ट ए में से होता है। और पार्ट बी के अंतर्गत पे पर क्वेश्चन 12 मार्क्स 12 नंबर का होता है, तो 120 नंबर का हो गया, 10 क्वेश्चन है। ठीक है, ये चीज आपने समझ लिया होगा। एक चीज और देख लो न्यू बिगनरों के लिए कि यहां पर सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं। जितने क्वेश्चन दिए गए सभी करना आपको कंपलसरी है। प्रत्येक भाग के लिए नियत अंक दिए गए, मैंने वो बात कर दिया है। और इसके अंतर्गत पे सबसे पहले आपको कह रहा है कि प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप कोई पृष्ठ देख लेते हो तो उसको ऐसे करके क्रॉस करके आपको काट देनी है। ठीक है, ये चीज आपने समझ लिया होगा। जहां पर भी आपका आंसर खत्म हो जाता है उसके बाद में काट दीजिएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, मैं यहां पर हाईलाइट भी कर देता हूं साथ में ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के संबंध में भारत सरकार की, यहां पर कट गया थोड़ा सा, नीतियों का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के संबंध में भारत सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई गई हैं उसका इसके अंतर्गत पर व्याख्या आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे। वापस रिपीट करता हूं एक बार लास्ट में। खाद्य प्रसंस्करण जो चलता है और संबंधित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के संबंध में, खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित, उससे संबंधित जैसे उद्योग होते हैं तो उसको प्रोत्साहन देने के संबंध में भारत सरकार के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या नीतियां बनाई गई हैं उसका इसके अंतर्गत पे मूल्यांकन करना है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पे, किसानों की सहायता। आपको देखिए 125 शब्दों में लिखना है, मैं बार बार बात नहीं करूंगा। 8 नंबर का, जैसे कि आप यहाँ पे 8 मार्क्स है तो आप समझ जाएंगे कि 125 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। पार्टी की बात कर रहे हैं तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, किसानों की सहायता के लिए ई तकनीक के प्रयोग के निहितार्थों को समझाइए। देखिए, किसानों के लिए, जो फार्मर है उनकी सहायता के लिए जो ई तकनीकी का प्रयोग किया गया है, तो ई तकनीकी के प्रयोग में निहितार्थ को समझाइए। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ई टेक्नोलॉजी जो आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक बेस के अंतर्गत जो टेक्नोलॉजी है, तो उसके निहितार्थ को समझाइए कि किस प्रकार से ये वर्क किसानों की सहायता कर रहा है। ठीक, समझ गए होंगे क्वेश्चन। मेन चीज है शब्दों को समझना, फिर आंसर तो आप आसान शब्दों में लिख भी सकते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, भारत में भूमि सुधारों के क्रियान्वयन में प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं, इन चुनौतियों के निस्तारण हेतु सुझाव दीजिए। क्या कहा गया है, भारत में, देखिए इंडिया में भूमि सुधारों के क्रियान्वयन के लिए, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन जो किया गया, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, क्रियान्वयन में प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं और इन चुनौतियों के निस्तारण हेतु अपने क्या करना है, अपने सजेशन इसके अंतर्गत जो चैलेंजेज हैं, इसके अंतर्गत जो चैलेंजेस पैदा हुए हैं उनका क्या करना, आपको सजेशन इसके अंतर्गत पे प्रोवाइड करनी है।
ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन भी काफी अच्छा दिया गया है। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं तो फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत सरकार के बजट बनाने की प्रक्रिया समझाइए, योजना व्यय एवं गैर योजना व्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए इंडियन गवर्नमेंट बेस के अंतर्गत जो इंडिया गवर्नमेंट बजट कैसे बनाती है, कब इसको शुरू किया जाता है और पहले से क्या प्रक्रिया चली आ रही है और करंट के साथ में रिलेट करना है। फिर उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, योजना व्यय एवं, देखिए काफी अच्छा टॉपिक है, साथ में दूसरा रिलेट किया गया, आपको क्वेश्चन को समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। योजना व्यय हो गया और गैर योजना व्यय में आपको क्या करनी है, अंतर इसके साथ में स्पष्ट करना है। बजट संबंधित जो है कहां से शुरू हुआ था, क्या चीज हुआ था, सारा ये चीज आ जाता है, कभी हम बात करेंगे डीपली इस टॉपिक में। 5 नंबर का क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पे, एक देश के आर्थिक विकास में आधारभूत संरचना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसका क्या करना आपने विवेचना करनी है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस के अंतर्गत पे जो बात कहा गया है कि एक देश के आर्थिक विकास में आधारभूत संरचनाएं जो इसके अंतर्गत पे आ जाता है तो उसकी इसके अंतर्गत पे क्या करनी है, विवेचना करती है। ठीक है ना, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बेस के अंतर्गत पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस होता है कि उस प्रकार से रोल अपनी भूमिका निभाता है, उसकी यहां पर विवेचना करनी थी। और उसके बाद में आगे का 6 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कहा गया है इसके अंतर्गत पे, ब्लड मून किसे कहते हैं। ठीक है ना, ब्लड मून किसे कहते हैं, यह कब होता है। देखिए काफी अच्छा टॉपिक है, व्हाट इज द ब्लड मून, और उसके बाद में व्हेन डज इट हैपेंस, यह कब होता है, इसको शॉर्ट शब्दों में 125 शब्दों के अंतर्गत पे डिस्कस करना था। बाद में बात करेंगे कि ये पूरा ब्लड मून क्या है करके। ठीक है, अभी बस इतना देख लो। और उसके बाद में 7 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के चंद्रमा मिशन कार्यक्रम चंद्रयान 3 के प्रमुख उद्देश्य क्या है। देखिए हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, कब, 14 जुलाई 2023 के अंतर्गत पे। आप जानते हैं कौन से स्थल से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के अंतर्गत से, किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। और इसके पेलोड का जो वेट था 3900 kg था। ठीक है, 3900 kg था। तो आप समझते हैं, तो इसमें क्या करना है कि भारत के चंद्रमा मिशन जो कार्यक्रम चलाया गया था चंद्रयान 3, तो उसके प्रमुख उद्देश्य क्या है, जो उसके उद्देश्य थे, प्रमुख उद्देश्य था, जैसे कि उसमें कहा गया था कि वो मिट्टी पत्थर खनिजों का उसके अंतर्गत पर अध्ययन करेगा और उसके अंतर्गत पर जो रोवर को चंद्रयान जो चंद्रमा पर घूमने में क्या करेगा, घूमते हुए वो प्रदर्शित करना इसका प्रमुख काम था, और चंद्रमा की सतह पर क्या करना था, सुरक्षित और नरम लैंडिंग करना, और बहुत सारे इसके अंतर्गत पर उद्देश्य थे, तो उससे हम डिस्कस करते हुए निकल जाएंगे। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन। 8 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो, साइबर अपराधों से देश की सुरक्षा को बड़ा खतरा है, इन अपराधों से देश को कैसे बचाया। जैसे ये क्या है, साइंस टेक के क्वेश्चन है, इंक्लूड होगी। 8वें नंबर का हो गया इंटरनल सिक्योरिटी बेस के अंतर्गत पे, इंटरनल या इंटरनेशनल बेस के अंतर्गत पे जो होता है आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, तो वही है जो साइबर अपराधों से, जैसे यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी की बात कहा गया है कि बाह्य से आंतरिक की ओर जो होता है। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा इंटरनल सिक्योरिटी जो बुक है, आंतरिक सुरक्षा वाली किताब, तो उसमें साइबर अपराधों में देश की सुरक्षा को बड़ा खतरा है, तो इन अपराधों से देश को कैसे बचाया जा सकता है। तो बहुत जो फैक्ट इसके अंतर्गत आता है करंट के साथ में रिलेट करके, और पहले क्या थी, पहले क्या चुनौतियां थी, अभी क्या चुनौतियां हैं, किस प्रकार इसमें इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही है, तो सारा का सारा रिलेट हो जाता है। 125 शब्दों में लिखना। फिर उसके बाद में 9वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय सुरक्षा बलों को अधिक सशक्त कैसे बनाया जा सकता है, अपने सुझाव दीजिए। जैसे इसके अंतर्गत पे कहा गया कि जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्स है उसके अंतर्गत पे उसको सशक्त कैसे बनाया जा सकता है, तो अपने सुझाव इसके अंतर्गत पे देना है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ज्यादा समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और 10वें नंबर का है, आणविक प्रसार के मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण क्या है, स्पष्ट इसके अंतर्गत पे करनी है। ठीक है ना, अगर बात करेंगे तो आणविक प्रसार हो गया, न्यूक्लियर बेस के अंतर्गत की बात कह रहा है यहां पर, दो आणविक जो न्यूक्लियर प्रसार के मुद्दों पर भारत का क्या दृष्टिकोण है, स्पष्ट कीजिए। ये क्या है, साइंस टेक्स है, ये क्वेश्चन इंक्लूड हो गया। 125 शब्दों के अंतर्गत आपको इसमें लिखना है। क्वेश्चन समझ गए होंगे कैसे क्वेश्चन पूछा गया, मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब एग्जामिनर क्या क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है। अब देखिए पार्ट बी के अंतर्गत पे आ जाते हैं। पार्ट बी के अंतर्गत पे लॉन्ग टाइप आंसर है। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है 12 मार्क्स जहां पर दिखेगा, तो लॉन्ग टाइप आंसर आपको लिखनी है 200 शब्दों में इनके आंसर। ठीक है, मैं बात नहीं करूंगा बार बार, आप समझ जाइएगा। यहां से लेकर जो है सबसे पहला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग 2015 के अंतर्गत पे इसका नाम चेंज किया गया था। क्या किया गया था, आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। और नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य बताइए। नीति आयोग के सिद्धांत और कार्य किस प्रकार योजना आयोग से भिन्न है। देखिए पहले क्या था, योजना आयोग के बाद में इसको क्या कर दिया गया था, मैं खुद ही बता देता हूं, नीति आयोग कर दिया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते। 2015 में इसका जो योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था।
था। तो इसके अंतर्गत पर क्वेश्चन रिपीट करते हैं, नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य बताना है आपको, नीति आयोग के सिद्धांत और कार्य किस प्रकार योजना आयोग से भिन्न है। मतलब जो पहले योजना आयोग था इसको चेंज करके नीति आयोग कर दिया, तो अब ये किस प्रकार से उसमें भिन्नता अलग पाई जा रही है। तो इसमें क्या करना है, जो डिफरेंट पार्ट है अलग निकल के आता है, तो उसमें आपको टिप्पणी लिखनी थी। 12 नंबर का हो गया 200 शब्दों में, ठीक है। अब दूसरे नंबर का क्वेश्चन, 12 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। लॉन्ग टाइप जो आंसर है, समावेशी विकास की अवधारणा क्या है, जिसको कहा जाता है इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ विकास की अवधारणा को समझाइए। भारत में समावेशी विकास के क्या मुद्दे, देखिए क्या मुद्दे एवं चुनौतियां हैं। क्वेश्चन को वापस रिपीट करता हूं मैं, समावेशी विकास हो गया, इंक्लूसिव ग्रोथ की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट इसके अंतर्गत पे क्या करना आपको एक्सप्लेन करनी है, समझानी है। और भारत में इंडिया के अंतर्गत पे समावेशी विकास के लिए जो यहाँ पर इंक्लूसिव ग्रोथ है उसके क्या मुद्दे और क्या चुनौतियां हैं, इसमें 12 मार्क्स का दिया गया 200 शब्दों पर आपको इसमें डिस्कस करनी थी। उसके बाद में 13वें नंबर की बात करें तो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको कैसे अचीव करना है, को प्राप्त करने के लिए भारत में किए जाने वाले विभिन्न प्रयासों का वर्णन कीजिए। मैंने बता दिया 17 जो गोल हैं सस्टेनेबल SDG जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, तो जो 17 गोल हैं तो उन गोलों को मतलब कैसे अचीव करना है या वो गोल कौन कौन से, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं 200 शब्दों में, आसान शब्दों में। और उनको अचीव करने के लिए जो विभिन्न प्रयास किया गया है का वर्णन इसके अंतर्गत पर करना है। सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्यों शुरू किया गया, इसके अंतर्गत पे कितने गोल रखे गए हैं और भारत के द्वारा जो विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं तो उनका वर्णन इसके अंतर्गत पे करना है। 200 शब्द बहुत कम हो जाता है, आसान शब्दों में आप परिभाषित कर सकते हैं और एक्यूरेट पॉइंट भी यहां पर लिख सकते हैं। देखिए एक्यूरेट क्वेश्चन भी जैसे पूछा गया। 14 नंबर का क्वेश्चन है, 14वें नंबर का जो क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा हेतु विभिन्न उपायों के बावजूद बृहद चुनौतियां बनी हुई हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि फूड सिक्योरिटी बेस के अंतर्गत पे हेतु विभिन्न उपायों के बावजूद भी बहुत सी चुनौतियां बनी रहती है, भारत के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। खाद्य सुरक्षा हेतु विभिन्न जो उपाय किया गया है, जो देखिए आपने देखा होगा कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लीड किया जाता है, इसका मैनेज किया जाता है, देखा जाता है। और खाद्य सुरक्षा हेतु विभिन्न उपायों के बावजूद भी बृहद, इसके अंतर्गत फिर भी क्या चुनौतियां बनी हुई है आप रिलेट कर सकते हैं। पहले क्या चुनौतियां थी, बीच में गवर्नमेंट के द्वारा क्या इसमें सुझाव दिया गया, अभी इसके अंतर्गत पे क्या चुनौतियां हैं और भारत के संदर्भ में इसकी क्या करनी है, व्याख्या करना है, ठीक है। देखिए अगर बात करेंगे 15वें नंबर का क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको PDS कहा जाता है। अगर इसके फुल फॉर्म PDS की बात करें तो थोड़ा सा इंग्लिश को भी देखिए, अगर आप हिंदी मीडियम वाले तो साथ में रिलेट करो, आपको आंसर सॉल्व करने में इश्यू क्रिएट नहीं होगा, ठीक है ना। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया PDS। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने सिद्ध किया है कि वह वर्षों से कीमतों के स्थिरीकरण मतलब स्टेबलाइजेशन बेस की बात कर रहा है तथा उपभोक्ता की पहुंच वाली कीमतों पर खाद्य उपलब्ध करवाने में सरकार की नीतियों का सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र है। कथन की व्याख्या कीजिए। मैं रिपीट करता हूं, देखिए अपने शब्दों पर आपको समझाने का कोशिश करूंगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो PDS जो होता है उसके द्वारा कहा गया है कि हम क्या करते हैं कि वह वर्षों से मतलब सालों साल से कीमतों की स्थिरीकरण मतलब जो कीमत है, कीमत को स्टेबल बेस में रखने के लिए, जैसे स्टेबलाइजिंग बेस जैसे यहाँ पे कहा गया स्टेबलाइजिंग प्राइस, ये जो स्थिरीकरण किया गया है, स्टेबल रखा गया है तथा उपभोक्ता की पहुंच वाली कीमतों पर मतलब उपभोक्ता जितना पे कर सकता है किसी प्रोडक्ट पर और खाद्य उपलब्ध उसमें वो क्या कर सकता है, खाद्य उपलब्ध करवाने में सरकार की नीतियों का सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र है। इसमें अपने कथन की इसके अंतर्गत पे व्याख्या करनी है कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। और कोई इतना है नहीं। 16वें नंबर का क्वेश्चन है, 16वें नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर बात कहा गया कि भारत में ऊर्जा संसाधनों की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा मतलब के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, विशेष रूप से अक्षय एवं टिकाऊ ऊर्जा संसाधनों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। क्वेश्चन रिपीट करता हूं, भारत में ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत पे क्या किया गया है कि संसाधनों की लगातार बढ़ती हुई मांग में ऊर्जा संसाधन की देखिए पॉपुलेशन बढ़ रहा है एटसेट्रा, बहुत चीज़ें वृद्धि हो रही है और एटसेट्रा, टेक्नोलॉजी अपडेट हो रहा है, तो यहाँ पर ऊर्जा की डिमांड भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और उसके बाद में विशेष रूप से अक्षय एवं टिकाऊ ऊर्जा संसाधनों के संदर्भ में अपने क्या करना है इसके अंतर्गत पे रिन्यूएबल बेस के अंतर्गत पे एंड क्या हो गया यहाँ पर सस्टेनेबल
रिन्यूएबल एनर्जी जो रिसोर्स है उसके अंतर्गत पर अपने विचार यहाँ पर देने हैं। ठीक है, जैसे कि कह रहा है कि रेफरेंस टू रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्स बात यहाँ पर कही गई। अब आप समझ गए होंगे रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की जो बात कही जाती है और सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्स बेस की बात कही जाती है, तो उसका यहाँ पर डिस्कस हो जाता है। ठीक है, अब 17वें नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी में भारत की प्रमुख उपलब्धियां कौन सी हैं, इनसे समाज के गरीब वर्ग के उत्थान में कैसे मदद मिलती है। देखिए साइंस और टेक का ये क्वेश्चन है। जैव प्रौद्योगिकी का आप डेफिनेशन देंगे कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है। ठीक है, व्हाट इज द, सबसे पहले हो गया बायोटेक्नोलॉजी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो इसमें भारत में प्रमुख उपलब्धियां इसकी कौन कौन सी हैं और इनसे समाज के गरीब वर्ग के उत्थान में कैसे इसको मदद की मिल रहा है। तो आप यदि आप साइंस और टेक का कोई भी बुक लेके स्टडी कर रहे हैं तो आपका ये बुक में फर्स्ट सेकंड लेसन के अंतर्गत पर ही इसके अंतर्गत क्या है बायोटेक्नोलॉजी का डिस्कस पूरा किया गया है, आप समझते हैं। ठीक है, ज़्यादा बात करेंगे कभी डीपली इसमें। अभी 18वें नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं डिजास्टर मैनेजमेंट के बेस के अंतर्गत पे यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। नेचुरल बेस के अंतर्गत पे और मैन मेड डिजास्टर क्या है, प्राकृतिक हो गया नेचुरल बेस में, मानव निर्मित आपदा होगी मैन मेड डिजास्टर जिसको कहा जाता है। इसमें क्या अंतर है, साथ ही भारत में आपदा प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता स्पष्ट कीजिए। क्या कह रहा है, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा, नेचुरल और क्या हो गया मैन मेड डिजास्टर में अंतर स्पष्ट करना है और साथ में भारत में आपदा प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता स्पष्ट करें। भारत में क्या है कि जो आपदा प्रबंधन जो प्रणाली है उसमें प्रभावशीलता को अपने शब्दों में स्पष्ट करना है। ठीक है ना। अब देखिए 19वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है इसके अंतर्गत पे बात करी गई है कि अवैध धन स्थानांतरण देश की आर्थिक प्रभुसत्ता के लिए गंभीर खतरा है। क्या कह रहा है कि अवैध जो धन होता है इसके अंतर्गत पे जो ब्लैक मनी की जैसे बात कहा जाता है कि ब्लैक मनी जैसे आ जाता है, अवैध धन का स्थानांतरण देश के मतलब जो अवैध मनी होती है तो उसको क्या किया जाता है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बेस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है या अवैध तरीके से भेजा जाता है, जिसे कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। जैसे यहाँ पर लिखा गया होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग की बात कही जाती है। तो देश की आर्थिक प्रभुता के लिए गंभीर खतरा है और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने इसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बना दिए है। व्याख्या कीजिए। मतलब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की बात करें तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी आया तो इसके अंतर्गत पे जैसे मनी का जो क्या किया जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग आज के टाइम पर ऑनलाइन प्रोसेसिंग चल जाता है, तो ये किस प्रकार से चुनौती पैदा कर रहा है तो इसमें अपनी व्याख्या करनी है, आप समझ गए होंगे। ठीक है ना। जो मनी लॉन्ड्रिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग देश की आर्थिक संप्रभुता को गंभीर खतरा पैदा कर रहा है और इसमें कहा गया है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है वो इसमें किस प्रकार से चैलेंजिंग पैदा कर रहा है उसके बारे में आपको 200 शब्दों पर यहाँ पर लिखना था। और उसके बाद में 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, 20 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत तथा विश्व में मीडिया से क्या सकारात्मक व नकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में मीडिया का क्या योगदान है। जैसे कि कह रहा है कि इंडिया के अंतर्गत पे हो गया और इंटरनेशनल बेस के अंतर्गत में क्या मीडिया का जो इसके अंतर्गत पे क्या हो गया कि मीडिया का जो पॉजिटिव और निगेटिव जो परिवर्तन यहाँ पर दिखा गया है तो वो क्या है। ठीक है ना। सबसे पहले कह रहा है कि रेवोल्यूशंस इन इंडिया की बात कही गई है और राष्ट्रीय और इंटरनेशनल, नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी में जो यहाँ पर मीडिया है उसका क्या योगदान है, इसको अपने शब्दों में 200 शब्दों पे लिखना था। लास्ट में रिपीट कर देता हूं अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है फिर भी आंसर का क्वेश्चन का। तो भारत में, इंडिया में और इंटरनेशनल में मीडिया से क्या सकारात्मक तथा नकारात्मक, सकारात्मक व नकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या परिवर्तन इसके अंतर्गत पे हुआ है और इसके पॉइंट अपने शब्दों में देना है। और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में मीडिया का क्या योगदान है, मतलब भारत के अंतर्गत पे और इंटरनेशनल बेस के अंतर्गत पे सुरक्षा में मीडिया का क्या योगदान होता है, इसको क्या करना था अपने शब्दों में 200 शब्दों में आंसर आपको देना था। ठीक है, समझ गए होंगे। शॉर्ट रूप से हमने पेपर देख लिया उत्तर प्रदेश पीएससी का जीएस पेपर 3 जिसके अंतर्गत पे यहाँ पर इकोनॉमिक्स बेस और साथ साथ में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है और साथ साथ में अगर बात करें तो डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक है रिलेट करी गई है और कैसे प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन है पूछी गई। काफी अच्छी क्वेश्चन पूछे गए 20 के 20 बेस के अंतर्गत पे। ठीक है, जिसको क्या कर सकते थे आप आसान शब्दों पर यहाँ पर लिख सकते थे। अगर आप मेन से लिख रहे थे तो आपने
20 के 20 क्वेश्चनों के आंसर आसान शब्दों पर यहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा पेपर आया है ये पेपर, जीएस पेपर थर्ड। चलिए दोस्तों, इन्फॉर्मेशन जो उत्तर प्रदेश पीएससी जीएस पेपर थर्ड का हमने यहाँ पर सॉल्ड रूप से डिस्कस कर लिया है। इन्फॉर्मेशन आपके पास में सॉल्ड हमने प्रोवाइड कर दिया कि कैसे क्वेश्चन पूछा था और कैसे क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते थे, कैसे क्वेश्चनों को समझने का तरीका होता है, मेन चीज़ है उसका हमने सॉल्ड रूप से यहाँ पर कम समय पर आपको समझाने की कोशिश कर दी है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का इन्फॉर्मेशन आपको सॉल्ड रूप से समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद,